नमस्ते। आज हमारे हाथ जो नोट्स लगे हैं वे कमाल के हैं। इनमें बीपीएससी परीक्षा के लिए कृषि योजनाओं को एक कहानी की तरह पिरोया गया है। 1998 से लेकर आप समझिए आज तक। हाँ, और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझने का एक पूरा ढांचा है कि सरकार एक किसान की यात्रा में मतलब बीज बोने से लेकर फसल बेचने तक कैसे मदद करती है। बिल्कुल सही कहा। इन दस्तावेजों की सबसे खास बात इनका लाइफ साइकिल अप्रोच है। हमने इसे समझने के लिए 4 हिस्सों में बांटा है। 4 हिस्से, ओके। पहला है इनपुट्स, यानी खेती शुरू करने के लिए जो भी जरूरी संसाधन है। दूसरा प्रोडक्शन, पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। तीसरा प्रोटेक्शन, मतलब फसल को जोखिम से कैसे बचाया जाए। और चौथा मार्केट, यानी फसल को बाजार तक पहुंचाकर सही दाम कैसे दिलाया जाए। क्या बात है, ये तो किसान की पूरी जिंदगी का चक्र हो गया। तो फिर देर किस बात की, चलिए इस पूरी कृषि यात्रा को समझने के लिए इन दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी कदम से, इनपुट्स। खेती के लिए पैसा, पानी और जानकारी। तो खेती शुरू करने के लिए किसान को सबसे पहले चाहिए पैसा। इस मोर्चे पर 2 बड़े नाम दिख रहे हैं मुझे। एक बहुत पुरानी योजना है किसान क्रेडिट कार्ड और एक हाल की पीएम किसान। हाँ, और दोनों का मकसद बिल्कुल अलग है, ये समझना बहुत जरूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी जो 1998 में आया, वो एक तरह से कह सकते हैं कि खेती के लिए लोन या कर्ज की व्यवस्था है। अच्छा। इसके तहत किसान राष्ट्रीयकृत बैंकों से फसल के लिए 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं, और अगर वो समय पर इसे चुका देते हैं तो ब्याज दर घटकर सिर्फ 4% रह जाती है। और इन नोट्स में एक 2025-26 का अपडेट भी दिया है। अब ये लोन सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। ये तो किसानों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। निश्चित रूप से ये उन्हें बेहतर बीज, खाद और उपकरण खरीदने की ज्यादा आजादी देता है। वही दूसरी तरफ है 2019 में आई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान। हाँ, ये लोन नहीं है, ये सीधी आय सहायता है। इसमें सभी किसानों को, चाहे उनके पास कितनी भी जमीन हो, साल में 6,000 रुपए सीधे उनके बैंक खाते में मिलते हैं। अच्छा, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में ना? जी बिल्कुल, और ये 100% केंद्र सरकार की योजना है। तो मतलब एक योजना बड़े खर्चों के लिए पूंजी दे रही है और दूसरी रोजमर्रा की छोटी मोटी जरूरतों के लिए हाथ में सीधा पैसा। एक लोन है, दूसरी सम्मान निधि। एकदम सही। केसीसी बड़े निवेश के लिए है, जबकि पीएम किसान को एक न्यूनतम आय की गारंटी देता है, जिससे वो बीज खरीदने या जुताई जैसे तत्काल खर्चों के लिए किसी पर निर्भर ना रहे। ठीक है, किसान के पास पैसा तो आ गया, लेकिन उस पैसे को सही जगह लगाना भी तो जरूरी है। और खेती में सबसे पहली जरूरत होती है अच्छी जमीन। तो जमीन की सेहत के लिए क्या सोचा गया? यहीं पर 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से शुरू हुई सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम की भूमिका आती है। हाँ, सॉइल हेल्थ कार्ड। इसका मकसद बहुत सीधा है, किसान को ये बताना कि उसकी जमीन में किस पोषक तत्व की कमी है और किसकी अधिकता। लैब में मिट्टी की जांच होती है और किसान को एक कार्ड मिल जाता है। जी, एक कार्ड मिलता है जिसमें सब लिखा होता है कि उसे कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। यानी अंदाजे से नहीं बल्कि वैज्ञानिक तरीके से खाद का इस्तेमाल। जी, इससे तो फालतू खर्च भी बचेगा और जमीन की सेहत भी बनी रहेगी। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2023-24 में एक और योजना लाई गई है, पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम, ये नाम थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इसका पूरा नाम है पीएम प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। लेकिन इसका लक्ष्य सरल है, राज्यों को रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने और वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब जमीन को लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखना। जी। पैसा हो गया, जमीन की सेहत की बात हो गई, अब सबसे जरूरी चीज पानी। बिन पानी सब सून। सिंचाई के लिए क्या व्यवस्था है? पानी के लिए 2 प्रमुख योजनाएं हैं जो एक दूसरे की पूरक हैं। पहली 2015 में आई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी PMKSY। इसका नारा तो बहुत मशहूर है, हर खेत को पानी। हाँ, और इसका एक और मकसद है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मतलब पानी की हर बूंद से ज्यादा पैदावार लेना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसे हासिल कैसे किया जाता है? इसे हासिल किया जाता है माइक्रो इरिगेशन से,
और यहीं पर 2010 में आई दूसरी योजना नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इरिगेशन यानी NMMI काम आती है। अच्छा, तो ये दोनों जुड़ी हुई हैं? बिल्कुल, दोनों का फोकस ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई जैसी तकनीकों को बढ़ावा देना है। ये तकनीकें पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाती हैं, जिससे पानी की बर्बादी रुकती है। NMMI को 11वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। चलिए, तो किसान ने पैसे, मिट्टी और पानी का इंतजाम कर लिया, लेकिन इन सब योजनाओं की, नई तकनीकों की सही जानकारी उस तक पहुंचेगी कैसे? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसके लिए 2 स्तरों पर काम हुआ। पहला, जनवरी 2004 में किसान कॉल सेंटर की शुरुआत हुई। हाँ, वो टोल फ्री नंबर 1800-180-1551। जी, जिस पर किसान अपनी स्थानीय भाषा में कुल 22 भाषाओं में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक सातों दिन फोन करके खेती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये तो कमाल की सुविधा है, लेकिन क्या सच में दूरदराज के गांव का एक आम किसान इसे इस्तेमाल करता है? इसकी पहुंच लगातार बढ़ रही है और इसी पहुंच को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए उसी साल 2004 में ATMA की स्थापना की गई। ATMA? एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। यह एक जिला स्तरीय एजेंसी है जो कृषि विज्ञान केंद्रों, NGOs इन सब के साथ मिलकर काम करती है ताकि नई तकनीक और जानकारी सिर्फ कागजों पर ना रहे बल्कि हर किसान के खेत तक पहुंचे। ठीक है, तो इन योजनाओं से किसान ने बीज, खाद और पानी का इंतजाम कर लिया, खेत तैयार है। लेकिन अब सवाल आता है पैदावार बढ़ाने का, देश की खाद्य सुरक्षा का। इस मोर्चे पर क्या हुआ? यहाँ हम दूसरे चरण यानी प्रोडक्शन में आते हैं। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम था नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन या NFSM। इसे रबी 2007 में लॉन्च किया गया था। 2007 में? हाँ, और इसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक चावल का उत्पादन 10 मिलियन टन, गेहूं का 8 मिलियन टन और दालों का 2 मिलियन टन बढ़ाना। ये तो बहुत बड़े लक्ष्य थे। इसमें फंडिंग कैसे होती थी? 2015-16 से इसमें केंद्र और राज्य के बीच फंडिंग का पैटर्न 60-40 का कर दिया गया ताकि राज्य भी इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों। और एक अपडेट भी है शायद इसके नाम में। हाँ, बिल्कुल। 2024-25 से इसका नाम बदलकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन मिशन कर दिया गया है, NFSNM। न्यूट्रिशन यानी पोषण शब्द जोड़ा गया है। यस। इसका मतलब अब फोकस सिर्फ पेट भरने पर नहीं बल्कि पौष्टिक खाना पहुंचाने पर है। यह सिर्फ पेट भरने से आगे बढ़कर देश को सेहतमंद बनाने की सोच है। सही है। अच्छा, पैदावार बढ़ाने के साथ साथ क्या खेती के तरीकों को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया गया? आजकल टिकाऊ और जैविक खेती की बहुत बात होती है। बिल्कुल। 2014-15 में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर NMSA इसी सोच के साथ लाया गया। फिर 17 जनवरी 2016 को विशेष रूप से जैविक खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY की शुरुआत हुई। तो इन सब का मकसद रासायनिक खादों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना था। जी, और पर्यावरण अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। PKVY तो पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर मिट्टी को फिर से जीवंत करने का एक प्रयास है। अनाज के अलावा फल, फूल, सब्जियां, मतलब हॉर्टिकल्चर, उसके लिए क्या कोई खास योजना है? जी, बागवानी के लिए 2005 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन NHM शुरू किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2014 को एक बड़ा बदलाव आया और इसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड स्कीम ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट यानी MIDH का रूप दिया गया। इंटीग्रेटेड स्कीम, एकीकृत योजना। इसका क्या फायदा हुआ? फायदा ये हुआ कि बागवानी से जुड़ी सभी छोटी बड़ी योजनाएं जैसे NHM, नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग मिशन, नेशनल बैम्बू मिशन, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, इन सब को एक ही छतरी के नीचे ला दिया गया। तो इससे तालमेल बेहतर हुआ होगा। बिल्कुल, और संसाधनों का सही इस्तेमाल भी। ये बिखरे हुए प्रयासों को एक दिशा देने जैसा था। इन नोट्स में कुछ खास फसलों के लिए भी मिशन का जिक्र है, जैसे बैम्बू और ऑयल सीड्स। तिलहन की यात्रा तो काफी दिलचस्प लग रही है। हाँ, ये योजनाओं के विकास का एक बेहतरीन उदाहरण है। 2004 में आइसोपोम योजना थी जिसमें तिलहन के साथ दालें और मक्का भी थे, सब एक साथ। हाँ, फिर NMOU पाया जिसमें फोकस सिर्फ तिलहन और पाम तेल पर था। इसके बाद इसे NFSM ऑयल सीड्स का हिस्सा बनाया गया और अब अक्टूबर 2024 से एक समर्पित मिशन है
NMEOOS। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल ऑयल सीड्स। जी। तो ये दिखाता है कि कैसे योजनाओं को समय के साथ ज्यादा फोकस किया गया। पहले सब एक साथ थे, जिससे शायद किसी पर भी पूरा ध्यान नहीं जा रहा था। और ने सिर्फ इसी एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अलग शक्तिशाली मिशन बनाया है। और मोटे अनाज यानी मिलेट्स, जिन्हें अब श्री अन्न कहा जा रहा है, उसके लिए भी श्री अन्न योजना है। हाँ, और इसके पीछे एक संस्था का लंबा इतिहास है, हैदराबाद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च IMR। इसकी कहानी 1958 में एक छोटे प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई थी और धीरे धीरे विकसित होते हुए 2014 में ये IMR बना। मतलब मोटे अनाज पर भारत का ध्यान कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये दशकों के शोध और विकास का नतीजा है। चलिए, किसान ने मेहनत करके फसल उगा ली, लेकिन भारतीय कृषि में जोखिम बहुत है। कभी सूखा, कभी बाढ़। ऐसे में अगर फसल बर्बाद हो जाए तो किसान तो सड़क पर आ जाएगा। इस जोखिम से बचाने के लिए क्या कोई सेफ्टी नेट है? यहीं पर हमारी यात्रा का तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण चरण आता है, प्रोटेक्शन। और इसका सबसे बड़ा स्तंभ है 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। इसने पुरानी बीमा योजनाओं की जगह ली थी, है ना? तो इसमें नया और बेहतर क्या था? इसने पुरानी योजनाओं की सबसे बड़ी 2 समस्याओं को दूर किया। एक तो प्रीमियम बहुत ज्यादा था और दूसरा दावों का निपटारा बहुत मुश्किल था। अच्छा। PMFBY में किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम देना होता है। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का सिर्फ 2%, रबी के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए 5%। सिर्फ इतना? हाँ। बाकी का कौन देता है? बाकी का सारा प्रीमियम केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर भरती हैं। मतलब अगर आपकी 1 लाख रुपए की खरीफ की फसल का बीमा है तो आपको सिर्फ 2,000 रुपए देने हैं। वाह, ये तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। निश्चित रूप से ये उन्हें साहसिक फसलें उगाने और नई तकनीक अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जोखिम से सुरक्षा के लिए एक तंत्र मौजूद है। लेकिन एक और जोखिम है। कई बार बम्पर पैदावार होने पर बाजार में दाम इतने गिर जाते हैं कि लागत भी नहीं निकलती। क्या इससे बचाने के लिए भी कुछ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। याद कीजिए, हमने PM किसान की बात की थी। वो 6,000 रुपए की सीधी मदद सिर्फ इनपुट के लिए नहीं है, बल्कि वो एक तरह की आय सुरक्षा भी है। अच्छा। चाहे बाजार में दाम कुछ भी हो, किसान को पता है कि उसके खाते में इतने पैसे तो आएंगे ही। ये उसे बाजार के उतार चढ़ाव से लड़ने की हिम्मत देता है। वाह। तो अब फसल कट चुकी है, सुरक्षित भी है। अब आता है सबसे बड़ा पड़ाव, बाजार। किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिले, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए? अब हम अपनी यात्रा के चौथे और अंतिम चरण, मार्केट पर पहुंच गए हैं। इस दिशा में एक व्यापक योजना 2007 में आई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY। RKVY, हाँ। इसकी सिफारिश नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC ने की थी। इसका लक्ष्य कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों में 4% की वार्षिक विकास दर हासिल करना था, जिसमें मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रमुख घटक था। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यानी गोदाम, कोल्ड स्टोरेज, मंडियां, इनके लिए भी कोई खास योजना है? जी, 1 अप्रैल 2014 को इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ISAM लाई गई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। इन नोट्स में एक शब्द है बैक एंड सब्सिडी। 1 मिनट, इसका आम भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पहले आप अपना पैसा लगाकर गोदाम या कोल्ड स्टोरेज बनाइए, और जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तब सरकार आपको उसकी लागत का कुछ हिस्सा सब्सिडी के रूप में वापस कर देगी। अच्छा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि पैसा सही जगह लगे। बिल्कुल। समझ गया। और एक आम समस्या जो हम सब देखते हैं, टमाटर, प्याज, आलू के दामों का रोलर कोस्टर। कभी 2 रुपए किलो, कभी 100 रुपए किलो। इसे संभालने के लिए भी कुछ है? हाँ, इसी समस्या से निपटने के लिए 2018-19 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई। इसका फोकस टॉप स्ट्रैटेजी पर है। टॉप, टमेटो, अनियन, पटेटो। बिल्कुल। टमाटर, प्याज और आलू। इसका लक्ष्य इन 3 प्रमुख फसलों की आपूर्ति को स्थिर करना और कीमतों में बड़े उतार चढ़ाव के बिना पूरे साल उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो ये थी कृषि योजनाओं की एक व्यापक समीक्षा, जिसमें हमने बीज बोने से लेकर बाजार में फसल बेचने तक के पूरे चक्र को देखा। ये जो टाइमलाइन और चीट शीट हैं, इन दस्तावेजों में वो तो रिवीजन के लिए सोने पर सुहागा है। वाकई। और इस पूरी यात्रा को देखने पर एक पैटर्न उभर कर आता है।
1998 की KCC से लेकर 2024 के NMEO-S तक योजनाओं की सोच में एक बड़ा विकास हुआ है। वो कैसे? पहले फोकस सिर्फ उत्पादन बढ़ाने पर था, लेकिन अब ये किसानों की आय, मिट्टी का स्वास्थ्य, जोखिम प्रबंधन और बाजार से जुड़ाव जैसे हर पहलू को शामिल करता है। ये एक ज्यादा समग्र, एक ज्यादा टिकाऊ दृष्टिकोण को दर्शाता है। बिल्कुल सही। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है, कृषि में सरकारी हस्तक्षेप का अगला चरण क्या हो सकता है? क्या भविष्य में हम जलवायु परिवर्तन के अनुकूल खेती पर या खेती में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर केंद्रित योजनाएं देखेंगे? ये सोचने वाली बात है।